हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शेयर नॉलेज विद संजीव कुमार में। जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष मैट्रिक का एग्जाम देंगे उन सारे स्टूडेंटों के लिए मैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक साथ कलेक्शन करके लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव और अचक्रीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुनः पूर्ति योग्य। तो इस चैप्टर में यानी भूगोल के पहला चैप्टर ही है भारत का संसाधन एवं उसके उपयोग। तो संसाधन में हम लोग पढ़े होंगे कि उपयोगिता के आधार पर दो होते हैं, जैसे उपयोगिता के आधार पर अनवीकरणीय और नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय में आ जाएंगे कोयला, नवीकरणीय में आ जाएंगे सौर ऊर्जा, यानी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वही है, वो ऊर्जा को हम पुनः पूर्तियोग्य भी कर सकते हैं, मतलब पुनः से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये था सेकेंड का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी जो तट रेखा होते हैं जहाँ समुद्र और जो हमारी भूमि है वो रेखाएं से, वो स्थल से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 800 NM, उसको NM में मेजर किए जाते हैं उस क्षेत्र को। 200 NM, 150 NM और है 250 NM। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 200 mm तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 200 mm तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डाकवुड की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकवुड की अर्थव्यवस्था का संबंध है, पहला ऑप्शन है संसाधन संग्रह से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? पहला ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और डी में है 19.2 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 19.2 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, वनोन्मूलन से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजस्थान में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेढक की प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन केमिकल कौन सा है? मेढक की प्रजनन क्षमता को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन और फॉस्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एंड्रीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट हुए हैं। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर से अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, नीला ग्रह। यानी हमारे पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसको कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, 95.5%, 96%, 96.6%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, 95.5% जो जल है ना वो महासागरों में निहित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर हो जाएंगे ग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी हमारे बॉडी के अंदर कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, 65% जल की मात्रा उपस्थित होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन की क्रिया से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आई थिंक, आर्सेनिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य के बारे में। ये क्लास 10th में ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे ये जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ ये आपको फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते होंगे तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है हम उसके बारे में बताते जा रहा हूँ। तो पहला है राज्य का है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आप देख सकते हैं। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंगला एवं बालगढ़ में है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये हुए, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में हुए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है, सतरपुरा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कान्हा ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक ला देता हूँ। उसके बाद अगला स्टेट है कर्नाटका। तो कर्नाटका से गांधी सागर, बांदीपुर, भद्रा अभ्यारण्य। तो इसमें भद्रा और बांदीपुर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। राजस्थान, तो राजस्थान का मोस्ट इंपॉर्टेंट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कि कहाँ है, किस राज्य में है? तो क्या राइट आंसर राजस्थान में। एक सरिस्का, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये अलवर में है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर डिस्ट्रिक्ट उसमें है ये। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, काबला वन्य जीव अभ्यारण्य, मालपट्टी पश्चिम बिहार, किन्नरसानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये है। उसके बाद केरल में, तो केरल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेरियार, पूछे जाते हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या आ जाएगा राइट आंसर केरल में। उसके बाद वायनाड है, वायनाड है, वही केरल के वायनाड से ही राहुल गांधी वहाँ अभी सांसद हैं। उसके बाद अगला है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जिम कॉर्बेट, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभ्यारण्य। उसके बाद है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों पूछे जाते हैं। असम से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा। एक सिंह वाले गेंडा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सिंह वाले गेंडा यहाँ होते हैं। झारखंड में तो हजारीबाग, पलामू, डालमा तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला स्टेट है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इन सारे स्टेट से देख लेते हैं। तो तमिलनाडु से है मदुमलाई, अन्नामलाई, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये हो गया। महाराष्ट्र से बोरीवली हो गया, तो डाबा हो गया, डाकना अभ्यारण्य हो गया। उसके बाद गुजरात से गिर राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट कितनी बार पूछे गए हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य, उड़ीसा से हो जाएगा चिल्का अभ्यारण्य, चिल्का झील भी यहाँ पे है। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड से देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर से दिनगांव हो गया, सिक्किम से कंचनजंगा हो गया, मिजोरम से डाम्फा हो गए और नागालैंड से इटेंगी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये सारे कुछ स्टेट के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे, मैंने उसको दिखा दिया, आप लोग इनमें से याद कर लीजिएगा। ये क्लास 10th में भी है। और उसके अलावा आपको अगले 10th के बाद अब 11th 12th में अगर आर्ट्स से रहेंगे या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग अभी रिमेंबर कर लीजिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर साल के एग्जाम्स के लिए। चिपको आंदोलन को VVI मान के चलना होता है और ये पूछे ही जाते हैं।
तो इसके बारे में मैं शॉर्ट एक स्टोरी बता देता हूँ जो आपके बुक से है, आपके BTC बुक से है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक चिपको मूवमेंट। तो ये उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में शुरू हुई थी और इसका जो नेतृत्व किए थे ना वो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यानी चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 1972 में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधे को काटते थे, उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे, जिसे कई देशों ने स्वीकारा। तो चिपको आंदोलन में क्या होता था, ये उत्तर प्रदेश से टिहरी गढ़वाल जिले में स्टार्टिंग हुई थी। उसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा और ये वहाँ के जो ठेकेदार जो पेड़ को काटते थे ना, तो उससे पहले वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपट कर उसका विरोध करते थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा एग्जामिनेशन व्यू से बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अब अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। अगला है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। यानी भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था। 25% क्षेत्रों में, 19.27% क्षेत्रों में, 20% क्षेत्रों में और 20.60 प्रतिशत क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, 19.27% क्षेत्रों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्रों में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में, 20% भौगोलिक क्षेत्रों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वन का विस्तार है वो 20.55% भौगोलिक क्षेत्रों में। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, 7% क्षेत्रों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, हमारे 7 स्टेट्स जो होते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, उसके 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो पहला ऑप्शन है 75%, 80.05%, 90.03% और 60.11%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर घ, 60.11% वहाँ पर हमारे आदिवासी जो 188 आदिवासी जिलों हैं उस जिलों में वन का जो विस्तार है वो 60.11% है। किस राज्य में वन की सबसे अधिक विस्तार है। यानी हमारे भारत देश के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मध्य प्रदेश। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग बिना ऑप्शन के ये सारे क्वेश्चन को रिमेंबर कर लीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 वर्गों का नाम बताइए और उसके बारे में उसका वर्णन कीजिए। तो ये सब आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के व्यू से भी आप इस क्वेश्चन को रिमेंबर कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, यानी 26,200 क्षेत्रों में, मतलब इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र था, अब कृषि भूमि में शामिल हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान की धारा, इस हमारे जो संविधान के आर्टिकल्स जो 21 है उसका संबंध है वन्य जीवों की प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मिट्टी संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध है वन्य जीव के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, यानी एनजीओ जो संस्था है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार होगा। तो ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर और 5 अरब हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, यानी उन्होंने जो लक्ष्य लिया 1948 तक, तो 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्रों तक वन का विस्तार होगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, केवल कछुआ। कछुआ ही है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं, और ये सारे अदर देशेस में भी, अदर कंट्री में भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ये कई बार पूछे भी गए हैं हमारे जो मतलब बोर्ड जो एग्जाम लेती है ना, बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेती है उसके अंदर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग, मयूर यानी मोर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेशों में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सुंदरबन में। सुंदरबन कहाँ पड़ते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, यानी कैंसर रोग में। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? जो महर्षि जो चरक थे उसका संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, ये हमारा भारत के ऋषि थे जो आयुर्वेद से, इनका संबंध आयुर्वेद से था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो 50, 100, 150, 200। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाना चाहिए, 200। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन से लौहयुक्त खनिज के उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक और ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, ग नहीं घ हो जाएंगे, ग्रेफाइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, यानी लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। कौन लौह एच का एक प्रकार है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन लौह एच का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। लौह एच के 4 प्रकार हो जाए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। और ये जो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर कर लीजिएगा आप लोग। कर्नाटका, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, कर्नाटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह एस्ट उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह एस्ट का उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30% या 40%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, यानी 20% लौह एस्ट का उत्पादन करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, चतुर्थ स्थान है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग, तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो 1 टन इस्पात बनाने में ना 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह एस्ट, मैग्नीज, टीन, तांबा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एस्ट होता है बॉक्साइट, और एस्ट होता है वो जो पदार्थ है ना उसका कच्चा फॉर्म होता है, यानी कच्चा माल के रूप में बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट का ही संशोधन करके उसको एल्युमिनियम बनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? पहला ऑप्शन है 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी 125 करोड़ टन। तो जितने भी स्टूडेंट यानी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये जो
अब जो हम कंटेंट आप लोग के सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप लोग का जब तक एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए तब तक हम इस तरह की रोज़ हमारे चैनल पे वीडियो प्रोवाइड मिलती है आपको। आप क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे ये आपका वीडियो। तो आप लोग उसको देखते रहिए, और आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरट का उत्पादन होता है? यानी बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरट का उत्पादन होता है? तो 60, 70, 80, 90। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गो 80% जो अबरट है ना हमारे देश का, वो बिहार और झारखंड मिलते ही बिहार और झारखंड में उत्पादन हो जाते हैं। और अबरट की दृष्टि से बिहार है ना, हमारा बिहार जो सबसे प्रथम श्रेणी में आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है वो क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को चूना पत्थर। और बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपकी क्लास 10 के बीटीसी बुक से ही पूछे जाते हैं, और मैं सारा ये जो बीटीसी बुक का ही सारा ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला अब है बढ़ते अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है आपका, ये चैप्टर है शक्ति ऊर्जा संसाधन से। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, असम के डिगबोई क्षेत्रों में है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में और तारापुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय है मतलब कोयला। जल हो गए, सौर ऊर्जा, पवन, ये सारे नवीकरणीय संसाधन है, और कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर घ, प्राकृतिक गैस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करोड़ वर्ष पूर्व। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, झारखंड भारत का कोयला में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ये सारे जो चारों ऑप्शन है ना वो कोयला के प्रकार भी है, तो पूछे भी जाते कभी कभी कोयला के प्रकार। तो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, वही पूछ ही रहा है इसमें सर्वोत्तम कोयले, तो एंथ्रासाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में बताया था कि सबसे खनिज तेल का विशालतम भंडार असम में है, और वही असम का ही क्षेत्र है ये डिगबोई, जहाँ पर प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर और कोयला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, पेट्रोलियम के साथ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सतलज नदी पे स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पहला है तुंगभद्रा, श्रावती, चंबल, हीराकुंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत यंत्र का उदाहरण है। ताप विद्युत यंत्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, बरौनी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जादूगोड़ा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर, कल्लपक्कम, नरोरा और कैगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ना वो ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, यानी तारापुर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभव, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम में, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, राजस्थान में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूलन परिस्थिति पाई जाती है? मन्नार की झाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, खंभात की खाड़ी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब इस अगले टॉपिक में हमने लिया है भारत के कुछ प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं। ठीक है, ये कुछ कंपनियां हैं, लौह उत्पादक वाली कंपनियां हैं, और ये कौन से यहाँ पर विदेशी सहयोग है, यानी हमारे देश में विदेशी निवेश भी है, मतलब इन सारे देशों की हेल्प से ये कंपनियां स्थापना हुई, किस राज्य में है और किस जगह पे है, तो उसका भी एक बार रिविजन करवा देता हूँ। पहला है टाटा आयरन इस्पात स्टील एंड कंपनी, जिसको है ना टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है सबसे पुरानी है और 1907 में इसका स्थापना हुआ था। ये झारखंड में, और झारखंड में कहाँ, तो जमशेदपुर में। अगला है